प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हो। मेरे इस चैनल में सारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। जो ये चैनल मेरा अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको प्राप्त हो जाए। मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में प्रगतिवाद और शिक्षा में प्रगतिवाद और आदर्शवाद का एक तुलनात्मक शैक्षिक अध्ययन। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आदर्शवाद होता क्या है। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आदर्श क्या होता है, यानी कि अच्छी बातें ही आदर्श है। आदर्श वह शीशा है जिसमें हम अपनी शकल को यानी मुंह को हम देखते हैं। आदर्श ऐसा उच्च सिद्धांत होता है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को अपनाता है और उसमें चलने का प्रयास करता है। आदर्श एक श्रेष्ठतम अवस्था है, आदर्श एक प्रतिमान है, आदर्श एक परिकाष्ठा है, आदर्श एक प्रतिमा रूप है, आदर्श एक नमूना है, आदर्श एक दर्पण है, आदर्श एक अनुकरणीय वस्तु भी है। और आदर्शवाद ये मानते हैं कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो विचार या चेतना की ही अभिव्यक्ति। अब ये आप इसमें देखेंगे कि आइडियलिज्म शब्द अंग्रेजी शब्द का रूपांतर है जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचार के सिद्धांत से हुई। यानी इसको अगर दो भाग में अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें आइडिया और लिज्म आ रहा है। तो आइडिया यानी कि विचार और लिज्म मतलब कि वाद, यानी कि विचारवाद, एक ऐसा विचार जो कि संसार में हमेशा व्याप्त रहता है। अब आदर्शवादी ये कहते हैं कि वस्तु की अपेक्षा विचारों को, भावों को, आदर्शों को, महत्व को इन्होंने स्वीकार किया है और व्यक्तित्व के विकास में, आध्यात्मिक मूल्य में जीवन को इन्होंने स्वीकार किया। और इन्होंने माना है कि इनकी धारणा है कि जगत को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है भौतिक जगत और दूसरा है आपका आध्यात्मिक जगत। जो भौतिक जगत होता है वो नाशवान है, वह नहीं कि वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है वे नष्ट नहीं होता है, वह सत्य है, वह यथार्थ है, वह ईश्वर के द्वारा कृत्य है। आध्यात्मिक जगत को ये सत्य मानते हैं, ये विचारों को सत्य मानते हैं, ये भावों को सत्य मानते हैं, ये आदर्शों को सत्य मानते हैं। ज्ञान से प्राप्त करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। मन की प्रकृति को आध्यात्मिक मानते हैं क्योंकि जिसकी अभिव्यक्ति वह बौद्धिक, सौंदर्यात्मक एवं धार्मिक क्षेत्रों में होती है। जो आदर्शवादी होते हैं आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं और उसकी सत्ता को अंतिम भी मानते हैं। और इसमें जो आदर्शवादी थे इसमें सुकरात का नाम है, प्लेटो का नाम है, स्पोंजा का नाम है, बर्कले हैं, कांट है, हीगल है, शेलिंग है, स्पान है, टाइल है। और इन लोगों ने आदर्शवादियों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगर हम भारतीयों के विषय में बात करें शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्री में, तो गांधी जी का नाम भी आता है, टैगोर का भी नाम आता है, विवेकानंद जी का भी नाम आता है, दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी आदर्शवादी के साथ साथ ये प्रकृतिवादी भी थे। इनके दर्शन में दोनों रूपों का सम्मिश्रण मिलता है। आदर्शवादी की जो विशेषताएं हैं, जो कुछ इसमें सिद्धांत, जो इनके गुण हैं, ये हम चर्चा करेंगे। कि ये कहते हैं कि वस्तु की अपेक्षा विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विचार जो होते हैं वे कभी भी मरते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं विवेकानंद जी की शिक्षा के संबंध में परिभाषा बताना चाहूँगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी जो ये विचार हैं आज भी वर्तमान समय में भी ये उपयोगी हैं। विचार जो होता है वो सत्य होता है, विचार जो होता है सर्वव्यापी होता है, विचार जो होता है अपरिवर्तनशील होता है, क्योंकि जो विचार में समस्त तत्व निर्मित होते हैं। जड़ प्रकृति की अपेक्षा ये मनुष्य को महत्व देते हैं। मैन मेकिंग एजुकेशन विवेकानंद जी का ये भी सपोर्ट कहते हैं। और ये कहते हैं कि मनुष्य में विचार अनुभव करने की शक्ति होती है, उसमें विवेक युक्त, बुद्धि युक्त प्राण होता है, जिसकी तत्वों के जो पशु होते हैं उसके भांति वातावरण का दास नहीं होता, बल्कि आवश्यकता अनुसार उसको वो परिवर्तन करता रहता है। इसमें डीएम दत्ता ने कहा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है।
और अंतिम से यानी संसार में जितनी भी चीज़ें, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें का निर्माण हुआ है, उसके विनाश का और उसके उदय का केवल एक ही कारण है, ईश्वर। ईश्वर के द्वारा किया है। ये आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों में कहते हैं कि सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये जो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि सत्य को प्राप्त करके शिव, सौंदर्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सौंदर्य को प्राप्त करके सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमको मन की क्रियाएं की आवश्यकता पड़ेगी, इसके प्राप्त करने के लिए हमें चेष्टा की आवश्यकता पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा की आवश्यकता पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्ञान के द्वारा हम सत्य, सौंदर्य के द्वारा हमें इच्छा के द्वारा हमें सौंदर्य, और कुछ करने की इच्छा के द्वारा, चेष्टा द्वारा, अनुभव द्वारा हम ईश्वर की प्राप्त करने की, शिव को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि अब प्रकृतिवाद, देखिए अब आया, आदर्शवाद के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम बताएंगे कि प्रकृतिवाद होता क्या है। अब प्रकृतिवाद जो है वे पाश्चात्य दर्शन का चिंतन की विचारधारा है, जो प्रकृति को मूल मानती है, प्रकृति को सब कुछ मानती है, ब्रह्मांड कर्ता को कर्ता भी मानती है और कारण भी मानती है, और मानती है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं, ना कि अप्राकृतिक और ना कि आध्यात्मिक। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक नाम पहले प्रकृतिवादियों में आता है, किंतु स्वतंत्र बीजारोपण डेमोक्रिट्स ने 460 ईसा पूर्व किया था। इन्होंने जो प्रकृति के संबंध में, प्रकृति के अर्थ के बारे में रूसों ने सर्वप्रथम बताया है, अवगत कराया है, और डॉक्टर हॉल ने बाल केंद्रित शिक्षा के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने कहा है कि मानव जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए सहायक होती है प्रकृति। समस्त विश्व में ही प्रकृति श्रेष्ठ है। अब इसके समर्थकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समर्थकों में अरस्तु का नाम है, कांटे का नाम है, हॉब्स का नाम है, बेंकन का नाम है, डार्विन का, लैमार्क का नाम है, और रूसो का नाम है, और बटलर का भी नाम आता है। अब जो प्रकृतिवादी है उसको हम लोग भौतिकवाद भी कहते हैं, पदार्थवाद की भी संज्ञा दी गई है। जो पदार्थवाद की संज्ञा दी गई है, यानी भौतिकवाद की जो संज्ञा दी गई है, उसको हम लोग पदार्थ जगत का एक मन का भी पदार्थ रूप मानते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृतिवादी दर्शन होता है वो पदार्थ, मन और जीवन की व्याख्या करके, भौतिक और रासायनिक नियमों के द्वारा करके, ये शक्ति के, गति के, प्राकृतिक नियमों के द्वारा कार्य कारण सिद्धांत जो होता है इसकी प्रक्रिया पर बल देते हैं। और जो मुख्य रूप से जो ये बल देते हैं वे ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज नेचर, एवरीथिंग इज नेचर, एवरीथिंग इज नेचर, एवरीथिंग इज नेचर। एवरीथिंग इज नेचर यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, विज्ञान द्वारा ही इसकी हो सकती है। कहते हैं कि प्रकृति द्वारा ही मनुष्य का स्वाभाविक विकास हो सकता है, क्योंकि सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर होता चला जा रहा है। और ये जो प्रकृतिवादी होते हैं अंतिम सत्ता प्रकृति को ही मानते हैं, और ये कहते हैं बैक टू नेचर। बैक टू नेचर का इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने स्वतंत्रता का नारा दिया था, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था, इन्होंने बालक को केंद्र मानकर शिक्षा ग्रहण करने की बात कही थी, इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की बात कही थी, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कही थी। बैक टू नेचर, बैक टू नेचर का मतलब होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण नारा है प्रकृतिवादियों का, कि इन्होंने कहा था कि
रूसों के समय, रूसों के युग में जो शैक्षिक संस्थाएं थी वो बहुत ही दूषित थी। उस समय का जो शैक्षिक वातावरण इस तरह नहीं था कि विद्यार्थी का पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो उसका स्वाभाविक विकास है बालक का, वो प्रकृति के अंतर्गत ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। और पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया था। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था क्योंकि ये कहते हैं प्रकृतिवादी कि पुस्तक के ज्ञान से जो मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरा जाता है उसका उनको व्यवहारिकता नहीं है, कोई सार्थक नहीं है और उपयोगी नहीं है। ये प्रगतिशील के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि प्रकृतिवाद जो होता है वे बालकों की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनके आधार पर बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और स्वतंत्रता की बात करते हैं, बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप देना चाहिए जिससे उसका स्वाभाविक विकास हो सके। निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं, निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन का अर्थ हम ये कहेंगे, शिक्षा में क्या अर्थ है इसका, तो निकम्मेपन का समय नहीं, वह गुणों की शिक्षा नहीं देती है। जो नेगेटिव एजुकेशन है वह अवगुणों से रक्षा करती है, वह सत्य की शिक्षा नहीं देती है, वह गलती से बचाती है, वह बालकों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है जो बड़ा होने के साथ साथ सत्य की ओर अग्रसर हो, आगे जाए, सच्चाई के साथ कुछ समय सच्चाई की ओर ले जाती है और अच्छाई को पहचानने में सहायक होती है। अब ये देखेंगे कि प्रकृतिवाद ने जायज़ में, प्रकृतिवाद की वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है। यानी कि ये कहते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा कृत की गई चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी ये नहीं मानते हैं प्रकृतिवादी। अब आगे हम देखेंगे इसमें कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन शैक्षिक दृष्टि से। यानी प्रकृतिवाद ये कहता है कि शिक्षा स्वाभाविक विकास है और आदर्शवाद ये कहता है कि शिक्षा मुक्ति की पूर्ति की प्राप्ति का स्वाभाविक विकास का साधन है। मतलब प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति में बालक को छोड़ दो, वह स्वयं सीख जाएगा। अगर गर्म लो, आग की लो उसके ऊपर आ रही है तो पहले उसको गर्मी का एहसास होगा, प्रकृति ही उसे दंड देगी, प्रकृति ही उसे बचाएगी, सारा कार्य प्रकृति का ही है। अब उद्देश्य के विषय में अगर दोनों वाद का हम कंपेरिजन करते हैं तो प्रकृतिवाद में आत्म प्रकाशन वातावरण के साथ व्यक्तिगत स्वाभाविक विकास जाती है। यानी कि जो प्रकृतिवाद है वह वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, जीवन के साथ संघर्ष के लिए तैयारी रखता है, सहज क्रियाओं के साथ स्थापना करता है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन करता है। और यही बात अगर हम आदर्शवादियों के संबंध में चर्चा करेंगे तो ये देखेंगे कि आत्मानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, व्यक्तित्व का उन्नयन, आध्यात्मिक विकास, संस्कृति की रक्षा, पवित्र जीवन की तैयारी, इन सब बातों का शैक्षिक उद्देश्य आदर्शवाद निर्धारित करता है कि ऐसे शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो पाठ्यक्रम के विषय में ये कहा गया है प्रकृतिवादी ने कि स्पेंसर की जो एक पुस्तक है आख्या, उसमें के आधार पर ही व्याख्या की है, उसमें विज्ञान के आधार पर व्याख्या की है, उसमें बालक की रुचि और योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर व्याख्या की है, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया है, मानवीय विषयों को गौण का स्थान प्राप्त किया है। इसमें विषय हैं गणित है, इसमें विज्ञान है, इसमें पदार्थ विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, खेल कूद आदि विषयों का पाठ्यक्रम में प्रकृतिवादियों ने समावेश किया है। अगर हम आदर्शवादियों की बात करते हैं तो आदर्शवाद यानी आदर्श विचार हमारे, शाश्वत मूल हमारे, अनुभव हमारे, और ये कहते हैं कि ये जो आदर्श विचार हैं, जो शाश्वत मूल है, इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें मानवीय विषयों को विशेष प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें भूगोल है, इतिहास है, साहित्य है, संगीत है, म्यूजिक है, धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र है, आदि विषयों को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, ये आदर्शवादियों ने बताया है। अब टीचिंग मेथड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टीचिंग मेथड्स के बारे में प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन यानी कि शिक्षण विधि के क्षेत्र से है, क्योंकि यह करके सीखने पर, अनुभव पे सीखने पर, सिद्धांतों पर बल देती है। क्योंकि बालक की जो शिक्षा और उसके मानसिक और शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए।
तभी उसका जीवन सुखमय होगा। वो करके सीखने, अनुभव सीखने, खेल के द्वारा सीखने, निरीक्षण विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि, हिस्टोरिक विधि, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें बालकों को सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण का सहारा लिया जाता था, और इसके साथ साथ उससे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की भी बात कही जाती थी, जिसमें उसके नाक, कान, जीभ, गला, त्वचा की सीखने की जो विभिन्न टूल्स होते थे, जिससे कि अब बालक जो बहुत आसानी से सीख जाता था, और इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से सहारा लिए भी लिया जाता था, जो कि बहुत ही उपयोगी टीचिंग मेथड है प्रकृतिवादी में। अब हम आदर्शवादी के अगर टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे तो इसमें शिक्षण के क्षेत्र में आदर्शवादियों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग नहीं, किसी एक विधि का प्रयोग नहीं, बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया था। इसमें संवाद विधि भी ले सकते हैं, इसमें हम वाद विवाद भी ले सकते हैं, इसमें व्याख्यान भी ले सकते हैं, निर्देशन भी ले सकते हैं, और पठन पाठन भी पद्धति भी ले सकते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में प्रकृतिवादी बालक को केंद्र बिंदु मानता है, शैक्षिक प्रक्रिया में बालक को केंद्र बिंदु मानता है, जबकि आदर्शवाद शैक्षिक प्रक्रिया में बालक को गौण स्थान प्रदान करता है। अब शिक्षक के संबंध में प्रकृतिवादी का क्या विचार है, क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी जो हैं शिक्षक के संबंध में कहते हैं कि इसका स्थान गौण है। इस केवल ये नर्स, जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती है, परिचारिका होती है, केवल उसका काम होता है केवल देख रेख करना होता है। बालक का मुख्य केवल प्रकृति है, और बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही है, प्रकृति ही है। यह मात्र निरीक्षण करने वाला होता है, और यह बालकों को किसी भी प्रकार की प्रभाव नहीं डालेगा। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोत्तम शिक्षक मानते हैं। लेकिन जब हम आदर्शवाद के बारे में चर्चा करते हैं तो ये महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त बताते हैं, गौरवपूर्ण स्थान बताते हैं, और कहते हैं इसकी तुलना त्रिदेव से की गई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है। आदर्शवादी शिक्षक एक माली की भूमिका के समान इसकी तुलना करते हैं कि जिस प्रकार एक माली होता है, वह पौधों को पानी देकर, खाद देकर बड़ा करता है, तभी उसमें वह फल लगता है। इसकी तुलना की गई है शिक्षक से, कुशल माली के रूप में की गई है। विद्यालय के संबंध में ये कहते हैं प्रकृतिवादी कि एक स्वतंत्र वातावरण के रूप में ये ग्रहण करता है। वह स्थान है जहाँ बालक का स्वाभाविक विकास होता है। इसके लिए इसके अनुसार प्रकृति ही सर्वोत्तम विद्यालय है। यानी कि प्रकृति का विस्तृत प्रांगण यानी मैदान, स्कूल स्वाभाविक वातावरण का रूप है। अगर हम आदर्शवाद में अगर विद्यालय की बात करते हैं तो नियमित शिक्षा देने का एक स्थान है, एक सुंदर उपवन है, जिसमें मानव क्रियाओं का आदर्श रूप होता है। अब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो जो प्रकृतिवाद था वो मुक्तात्मक अनुशासन पर बहुत अधिक बल देता था। मुक्त, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं, किसी प्रकार का दंड नहीं, किसी प्रकार का अध्यापक का प्रभाव नहीं। ये प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति से 100 से शासित होना ही सच्चा अनुशासन है, और स्वतंत्रता पर बल देते हैं ये, और मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं। आदर्शवादी के विषय में अगर हम ये बात करेंगे कि ये प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे, और ये कहते हैं कि जो आदर्शवाद होता है वो वास्तविक अनुशासन होता है, उसमें आंतरिक अनुशासन होता है, जिससे मनुष्य अंतःकरण से प्रेरणा प्राप्त करता है और आचरण के लिए वो अग्रसर होता है। और नियंत्रित स्वतंत्रता की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, आत्म अनुशासन की बात करते हैं, आत्म नियंत्रण की बात करते हैं। आदर्शवाद इन अनुशासन का पक्ष लेता है। ये प्रकृतिवादी सह शिक्षा के समर्थक हैं, और ये सह शिक्षा के समर्थक नहीं है। ये पाठ सहगामी क्रियाओं के विषय के भांति आवश्यक महत्वपूर्ण मानता है, जबकि आदर्शवादी जो होते हैं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है। ये व्यक्तिगत भिन्नता के शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में रहते हैं, जबकि ये व्यक्तिगत भिन्नता में इसका कोई स्थान नहीं। और अगर हम इसके देन के विषय में कहेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा में
शिक्षा में क्या योगदान है, क्या देन है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर ये है कि अगर हम इसको कहेंगे कि बालकों की शिक्षा में जो प्रकृतिवाद है वो शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया बालकों को। शिक्षा में मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा दी है प्रकृतिवाद ने। शिक्षण विधियों को शब्दों के बजाय अनुभव पर अपनाया है। विभिन्न परंपराओं को क्रांतिकारी परिवर्तन दिए, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रकृति की ओर लौटो नारा दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। आदर्शवाद की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा चरित्र के निर्माण होता है। शिक्षक का स्थान इन्होंने भगवान से तुलना कर दी, ईश्वर से तुलना कर दी है। आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं। तो विद्यार्थियों धन्यवाद। मैं अगले आपको टॉपिक में यथार्थवाद और प्रयोजनवाद में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।